नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यारे गुरुजी खान सर के एसएससी जीडी स्पेशल क्लास नोट्स दोस्तों, जो 2021 से 22 के लिए बनाया गया है। एक तरह से कहा जाए तो ये बिल्कुल सजेशन है दोस्तों, जिसमें से 1000 MCQ क्वेश्चन दिया गया है और ये इतिहास, भूगोल, संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का सभी क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है दोस्तों, तो एग्जाम देने से पहले आप इस नोट्स को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही इससे जो पहले दिए थे दोस्तों और इससे जो पहले एग्जाम हुआ था दोस्तों एसएससी जीडी का, खान सर का बिल्कुल इस टाइप के सजेशन नोट्स से ही काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रहे थे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इसको देख लीजिए, यही क्लास नोट्स से दोस्तों जो एसएससी जीडी स्पेशल क्लास नोट्स को तैयार किया गया है 2021 से 22 के एग्जाम के लिए दोस्तों, जिसमें 1000 MCQ क्वेश्चन हैं दोस्तों। कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये 1000 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल दोस्तों जीके जीएस बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक सोहन लाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी हारने का इरादा हो ना दोस्तों तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या तुमसे नहीं हो पाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, उसे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देनी है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक का पहला सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सोहना में। पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सोहना में। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया दोस्तों? तांबा का। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट ब्रूस फूट ने। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? राइट ब्रूस फूट ने की थी। नेक्स्ट है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में कारसापन कहा जाता है दोस्तों, कारसापन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य ने हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? भाव चित्रात्मक लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? भाव चित्रात्मक लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुआ। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? मेलुआ का। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है?
टेराकोटा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। हड़प्पाकालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है दोस्तों? कालीबंगा। हड़प्पाकालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? कालीबंगा में। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों? अष्टाध्यायी में। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों? अष्टाध्यायी में। याद रखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? विष्णु पुराण। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? विष्णु पुराण में। ऋग्वेदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, रत्नीन कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? रत्नीन कहा जाता है। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती है? सभा एवं समिति कहलाती है। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती है? सभा एवं समिति कहलाती है। ऋग्वेदिक काल में पशुचरण योग भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्ली। ऋग्वेदिक काल में पशुचारण योग भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्ली कहा जाता था, खिल्ली। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 7वें मंडल में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंतर्जिखेरा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? अंतर्जिखेरा से प्राप्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? सूत पिटक में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है दोस्तों? सूत पिटक में मिलता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में दिया था। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु में। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गए थे? चतुर्थ बौद्ध संगति। किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गए थे? चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? शैव संप्रदाय का। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है दोस्तों? शैव संप्रदाय का। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी दोस्तों? कल्हण ने की थी। पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासकों को सर्वक्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासकों को सर्वक्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया दोस्तों? महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया। सर्वक्षत्रांतक कहा गया दोस्तों महापद्मनंद को। मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व पंजाब में यूनानियों और गंगा के मैदान से नदों को हटा दिया था दोस्तों? चंद्रगुप्त। क्या मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में पंजाब से यूनानियों और गंगा के मैदान से नदों को हटा दिया था दोस्तों? चंद्रगुप्त ने हटा दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद था दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है दोस्तों? एरन अभिलेख में मिलता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्या? ब्राह्मणी और अरमाइक खरोष्टी, तीनों में दोस्तों। अशोक के अभिलेख तीनों में है दोस्तों, ब्राह्मणी, अरमाइक, खरोष्टी, तीनों में। नेक्स्ट, और मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी दोस्तों? उपगुप्त से ली थी। शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? 10 वर्ष में, 10वें वर्ष। शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी दोस्तों? 10वें वर्ष। निर्धारित मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर क्या थी? 6 भाग थी दोस्तों, 6 भाग। याद रखिएगा।
क्या निर्धारित मौर्य प्रशासन थी कि के दौरान भू राजस्व की दर कितनी थी? 6 भाग थी, याद रखिएगा 6 भाग। नेक्स्ट है राजकीय राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था दोस्तों? रुद्रदामन ने करवाया था। नेक्स्ट गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? कनिष्क। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? धनुष। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? धनुष। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कार्यकाल को। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? कार्यकाल को। किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो याद रखिएगा क्या है? नेंडुजेलियन ने। किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था दोस्तों? तो नेंडुजेलियन ने भेजा था। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था दोस्तों। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? स्कंदगुप्त। हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? स्कंदगुप्त। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है दोस्तों? खजुराहो का मंदिर नहीं है, बाकी सब है। तिगवा का विष्णु मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, वो है दोस्तों। बाघ एवं अजंता गुफा ये भी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला का गुप्त काल में निर्मित नहीं है दोस्तों? तो यह खजुराहो का मंदिर नहीं है। नेक्स्ट गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था हर्षवर्धन ने। कश्मीर के मार्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललिता द्वितीय मुक्तापिंड ने। कश्मीर के मार्तंडीय सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललिता द्वितीय मुक्तापिंड ने करवाया था दोस्तों। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक मंदिर रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक मंदिर रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। पहला क्वेश्चन है भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चचनामा से। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चचनामा से प्राप्त होती है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था दोस्तों। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? सिकंदर के शासनकाल में। ये दूत सिकंद था दोस्तों। क्या निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? सिकंदर के शासनकाल में किया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? जयचंद को। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था दोस्तों? जयचंद को। निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था शुरू किया था दोस्तों। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तादारी को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी को दोस्तों वंशागत बनाया था। दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त विभाग से। दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था दोस्तों? तो वित्त विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को बनाया था। नेक्स्ट बंगाल के किस शासक ने पांड्यों में आदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? सिकंदर शाह। बंगाल के किस शासक ने पांड्यों में आदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों? सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चलाया था।
निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था दोस्तों? सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से जो है कविता लिखता था, या गुलमुखी के नाम से। ने भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? शंकराचार्य था दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक। विशिष्टता द्वैत, देखिए विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था दोस्तों। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? मईउद्दीन चिश्ती था। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? मईउद्दीन चिश्ती था। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना किया? तुर्की भाषा में। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना किया था दोस्तों? तुर्की भाषा में किया था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? शेर खां हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेर खां हुमायूं के मध्य हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था दोस्तों? शेरशाह ने रुपया एवं दाम चलाया था। शेरशाह ने। निम्न में से किस मुगल शासक ने शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? जहांगीर ने। निम्न में से किस मुगल शासक ने शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों? जहांगीर ने मिला लिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार-ए-दानिश नाम से किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार-ए-दानिश नाम से किसने किया था दोस्तों? मौलाना हुसैन फैज ने किया था। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना किया था? अरबी और फारसी दोनों भाषा में। क्या है? जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना किया था दोस्तों? अरबी और फारसी दोनों में किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? शाहजहां। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों? शाहजहां। नेक्स्ट, निम्न में से किसने शेर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? दारा शिकोह ने। निम्न में से किसने शेर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? दारा शिकोह ने। निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है दोस्तों? धार्मिक मामलों से संबंधित है। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? धार्मिक मामलों से संबंधित है। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी दोस्तों। सालू वंश की स्थापना किसने किया था? नरसिंह सालू ने किया था। नेक्स्ट, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने दोस्तों तुलु वंश की स्थापना किया था, वीर नरसिंह ने। डोमियो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमियो पायस भारत आया था। अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट, अरविडू वंश की स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने अरविडू वंश की स्थापना किया था। निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था दोस्तों? अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? अलाउद्दीन हुमायूं शाह को कहा जाता था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? औरंगजेब। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने करवा दी थी। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता था? गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? संभाजी। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था दोस्तों? संभाजी। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? पुर्तगाली का। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? पुर्तगाली का। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट केरल में उतरा था दोस्तों, कालीकट केरल में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित किया था? कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित किया था? कोचीन में।
ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी क्या? कोलकाता। ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी क्या था दोस्तों? कोलकाता। 1759 ईस्वी में क्या बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? डच और अंग्रेज की मध्य। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? डच और अंग्रेज के बीच हुई थी। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल द्वितीय। दोस्तों, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल द्वितीय था। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में खोली थी। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में। निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो याद रखिएगा, एकसला सेपाल की संधि। क्या दोस्तों? एकसला सेपाल की संधि के कारण निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? एकसला सेपाल की संधि। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किया था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? सर आयर कुट ने। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था दोस्तों? सर आयर कुट ने पराजित किया था। नेक्स्ट, इस्तम हमारे याद रखिए, इस्तम राड़ी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। इस्तम राड़ी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? तो याद रखिए, बंगाल, बिहार और मद्रास में। अस्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और मद्रास में। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, संताल विद्रोह दोस्तों भागलपुर में हुआ था, लेकिन चुआड़ विद्रोह ये मध्य प्रदेश, ये गलत है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, संताल विद्रोह भागलपुर में हुआ था। निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था दोस्तों? डफरिन ने। निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? डफरिन ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1876 ईस्वी में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था दोस्तों? 7 अगस्त 1905 से हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो याद रखिए, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन ने की थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। कहने का मतलब ए.ओ. ह्यूम ने किया था दोस्तों 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया दोस्तों? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में वो सत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं किया था। नहीं दोस्तों, ये किया था। याद रखिए, 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है, यहाँ बताया वो सत्य है, इसीलिए ये बिल्कुल क्या कहा जा रहा है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यहाँ वो सत्य था दोस्तों, गलत है, बिल्कुल ए नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। बिल्कुल हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की
स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था दोस्तों? CR दास नहीं जुड़ा था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? CR दास नहीं जुड़ा था, बाकी सब जुड़ा था। रामास्वामी अयंगर जुड़ा था, VP वाडिया जुड़ा था दोस्तों, और BG तिलक जुड़ा था। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे दोस्तों। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है दोस्तों। देखिए क्या है, पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 17 में, आमदा मिल हड़ताल हुआ था वही 17-18 में हुआ था। खेरा आंदोलन 18 में, असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था दोस्तों। सभी मेल सही है दोस्तों, 1, 2, 3 बिल्कुल सीरियल दिया गया है। निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली। इसका दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद सत्याग्रह का किया था। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा दोस्तों, यही रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, जो कि बिल्कुल गलत था दोस्तों। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? महात्मा गांधी को चुना गया। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से आपको आंसर देनी है दोस्तों। देखिए कौन कौन किया था, ये शकील अली किया था और मोहम्मद अली। शकील अली और मोहम्मद अली दोनों मिलकर किए थे दोस्तों। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाला लाजपत राय। 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि था दोस्तों? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ये चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है दोस्तों, 5 फरवरी 1922। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1929 दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य है? दांडी मार्च, तो इसका बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था दोस्तों। ये बिल्कुल क्या है, वो सत्य है, वो सत्य है, पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये वो सत्य है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च चला था, बिल्कुल सही है। नमक कर विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ये जो यह पूरी तरह पैदल से मार्च था, ऐसा कोई बात नहीं है, हाथी घोड़ा सब था इसमें। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 ईस्वी में दोस्तों। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया था दोस्तों? तो यह रेमजे मैकडोनाल्ड ने। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने लिया था। 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था दोस्तों? भिखाजी कामा ने। 1907 ईस्वी के जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? भिखाजी कामा ने फहराया था। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? सूर्य सेन ने। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? सूर्य सेन ने किया था दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत करने वो किसकी भूमिका थी दोस्तों? तो याद रखिएगा सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल वो सत्य क्या पूछा जा रहा था दोस्तों? देखिए वो सत्य है, वो सत्य यानी गलत को ढूंढना था। ये तो 40 में पारित हुआ था, इसलिए ये गलत है दोस्तों, और सभी सही है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये सही है दोस्तों। और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, सही है। गांधी जी को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? पैट्रिक लॉरेंस। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। निम्न में देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करके आपको आंसर देनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है,
देखिए मीरात दल राजा राम मोहन राय ने शुरू किए थे। और क्या उसके बाद अखबार रस्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी ने शुरू किए थे। हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किए थे। और स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट ने शुरू किए थे दोस्तों। मीरात दल राजा राम मोहन राय और अखबार रस्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी, हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट दोस्तों, रॉबर्ट नाइट याद रखिएगा, सभी सही है इसका मिलान। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे दोस्तों? बैरकपुर से विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है दोस्तों। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। नेक्स्ट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वी डी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी डी सावरकर है दोस्तों। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, हीरोज का युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, हीरोज का युद्ध में। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था दोस्तों? इलाहाबाद में लियाकत अली था दोस्तों, लियाकत अली याद रखिए। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? लियाकत अली था। 1857 ईस्वी के संघर्ष, देखिए 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी दोस्तों अवध से थी। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। हिस्ट्री खत्म हो गया दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है दोस्तों? 2.43%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? 2.43% भारत का है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात की। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिराकोल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? इंदिराकोल। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं दोस्तों भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर का है? तो 32, याद रखिए 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर दोस्तों बिल्कुल उत्तर से दक्षिण है, याद रखिएगा। पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7 से दोस्तों स्थलीय सीमा लगी हुई है भारत का। ड्यूरन लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और अफगानिस्तान। ड्यूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है भारत से। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से दोस्तों पृथ्वी की चुंबकीय रेखा गुजरती है त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों पाक जल संधि। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? गुजरात की सीमा चीन से दोस्तों नहीं मिलती है, बाकी सबकी सीमा मिलती है, याद रखिएगा दोस्तों। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड की मिलती है। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो मिजोरम से मिलती है दोस्तों म्यांमार की सीमा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? मेघालय की नहीं मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों बिल्कुल भूटान से मिलती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल। कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को विभाजित करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है दोस्तों? 43%। नेक्स्ट, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में भारत को दोस्तों बांटा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है दोस्तों? काराकोरम का भाग है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? हिमाद्री हिमालय का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? हिमाद्री हिमालय का भाग है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है दोस्तों? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है दोस्तों? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो भावर कहलाता है दोस्तों शिवालिक का निचला भाग, भावर। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र का भाग है? हिमालय का, हिमाचल हिमालय का दोस्तों। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र का भाग है? तो हिमाचल हिमालय का भाग है दोस्तों। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? अरावली श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है दोस्तों? अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? सतपुरा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? सतपुरा। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है दोस्तों। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? मैकाल। अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? मैकाल का। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक। ने पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से तो है दोस्तों? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है दोस्तों। नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है? थाल घाट। नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है दोस्तों? थाल घाट है। भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई एवं पुणे को। भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है दोस्तों? मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। और कोयम्बटूर की ऊंचाई एवं क्या कोचीन है के बीच स्थित पाल क्या है दोस्तों? 305 मीटर है। कोयम्बटूर की ऊंचाई क्या है दोस्तों? 305 मीटर है, बिल्कुल याद रखिएगा। स्थित नीलगिरी है कि पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए दोस्तों, स्थित ये नीलगिरी पहाड़ी भारत के तमिलनाडु में है दोस्तों। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? एनाई मोडी ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है दोस्तों। पूर्वी तट पर स्थित प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। पूर्वी तट पर स्थित प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तट के तट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोंकण तट से। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बेरन द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बेरन द्वीप पर स्थित है। और उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकर पैंथरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है दोस्तों? भांवर। क्या उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकर पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? भावर दोस्तों, भावर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा अवस्थित है। मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल निर्मित से। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल निर्मित से हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर
वर्षा किस कारण से होती है? लौटता मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? लौटता मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी के नाम से। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किसके माध्यम से होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? शरद ऋतु को। मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? शरद ऋतु को। चिनाब किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब, सिंधु नदी की। नेक्स्ट, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां दोस्तों? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, चिनाब। भारत के कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में है और यह चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? चिनाब। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? भागीरथी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? पद्मा नदी, पद्मा नाम से। दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा नदी की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है दोस्तों? दिबांग तथा लोहित। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? दिबांग तथा लोहित। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट, पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है दोस्तों? तो ताप्ती नदी या नर्मदा और ताप्ती नदी ये एस्चुरी बनाती है दोस्तों, ये डेल्टा नहीं बनाती है। चंबल, सिंधु, बेतवा केन किस नदी की सहायक नदी है? यमुना। चंबल, सिंध, बेतवा किन नदी की सहायक नदी है दोस्तों? यमुना नदी की। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? गंडक। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? गंडक। भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, मणिपुर में। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है दोस्तों, मणिपुर में, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। नेक्स्ट, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, की पोटास विशेषता की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिए दोस्तों, मतलब पोटास का के सिंबल होती है और एटॉमिक नंबर 19 होती है। पोटास विशेषता की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है इलायची और काजू के लिए। कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? जम्मू एवं कश्मीर। कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जम्मू एवं कश्मीर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल। लौंग के उत्पादन हेतु भारत के कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? केरल। भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है दोस्तों, कृषि राज सूची।
निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो राई, उड़द, मूंग, ये सभी जायद की फसल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है? तंबाकू रेशेदार फसल नहीं है। कपास, जूट, पटुआ ये रेशेदार फसल है दोस्तों। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1983 से 84 में की गई थी। 1983 से 84 में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, 1983 से 84 में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? सोवियत संघ। याद रखें, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना है, बोकारो रूस के सहयोग से बना है दोस्तों, और बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल का जेके नगर। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? सोवियत संघ। बिल्कुल, और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? सोवियत संघ। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है दोस्तों, भाखड़ा नंगल बांध। बगलियाहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है बगलियाहार परियोजना। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है दोस्तों, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है दोस्तों। माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना अवस्थित है, बेतवा नदी पर। नाप्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों, नाप्ता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। सन 1818 ईस्वी में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई? कोलकाता। सन 1818 ईस्वी में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई? कोलकाता। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का नेपा नगर। वर्ष 1906 ईस्वी में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तमिलनाडु के रानीपेट में। क्या तो रानीखेत होगा। वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था दोस्तों? तो याद है तमिलनाडु के रानीपेट में। नेक्स्ट दोस्तों, जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहां स्थापित किया गया था? विशाखापट्टनम। जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 ईस्वी में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहां स्थापित किया गया था? विशाखापट्टनम में। सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट, किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा रेशम। किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा रेशम। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। और कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा। भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान स्थित खितरी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तांबा। राजस्थान स्थित खितरी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा तांबा। नेक्स्ट, नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? 2%। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? 2% है दोस्तों। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है NH-44 है दोस्तों, ये सबसे लंबा है दोस्तों, 3700 समथिंग ये किलोमीटर, 3763। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है NH-44 का ए।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों 47 का ए है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है कि कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है कि कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितनी है दोस्तों, 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना याद रखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, जो 5846 किलोमीटर है लंबी। भारत में भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व राज्य कौन सी है? केरल। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व में पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा दोस्तों। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? महाराष्ट्र है दोस्तों। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान है दोस्तों? महाराष्ट्र। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950 ईस्वी में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत में। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। सबसे लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और यही बैठक में दोस्तों याद रखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया था? भारतीय संविधान ने संविधान सभा को कब अंगीकृत किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी दोस्तों बना के बिल्कुल रेडी कर लिए थे। और ये पारित किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता से बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों, संविधान की कुंजी। संसद की शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। शासन की संसदीय प्रणाली याद रखिएगा दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की शस्त्र के साथ दोस्तों ये नहीं दी गई है, याद रखिए शस्त्र आप नहीं रख सकते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से लिया गया दोस्तों आपात उपबंध। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया दोस्तों। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों? कनाडा। अनुच्छेद 5 से 12 तक का संबंध किससे है? नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 12 तक का संबंध किससे है दोस्तों? नागरिकता से है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? एकल। नेक्स्ट 18 नंबर है सुमेलित कीजिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद। देखिए समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, ये बिल्कुल सुमेलित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों याद रखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 2 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 2 में है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में, याद रखिएगा दोस्तों। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में है, याद रखिएगा। यानी 1 4 2 3 बिल्कुल सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस भागों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है भाग 3 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो याद समता का अधिकार से संबंधित है, समता का अधिकार।
नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40 में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से अभी प्रेरित है दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्यों के को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से इसको मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार याद रखिएगा अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा आयरलैंड से यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया? मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया मंत्रिमंडलीय सरकार, याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध का अधिकार कहाँ से लिया गया? केंद्र राज्य संबंध यानी संघ, ये कनाडा से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश से या आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन या ब्रिटिश से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों कनाडा से लिया गया, केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? 5 वर्षों तक होती है दोस्तों राष्ट्रपति पद की अवधि। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपये दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन है, 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? लोकसभा में 2, राज्यसभा में दोस्तों 12। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है दोस्तों? 352 में राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात 360 में है दोस्तों, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? आपातकाल दोस्तों 3 बार लागू किया गया है आपातकाल। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार क्या है दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह। यह बिल्कुल सशस्त्र विद्रोह है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या है? आधार सशस्त्र विद्रोह है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। देखिए दोस्तों 360 में वित्तीय आपात है और आपात उपबंध 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं, आपातकाल लगा है दोस्तों 3 बार। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं दोस्तों लोकसभा से। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्या यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले इस्तीफा दे दिया? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले इस्तीफा दे दिया दोस्तों? मोरारजी देसाई। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है दोस्तों? तो लोकसभा के सदस्य कराता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है दोस्तों? मुख्यमंत्री रहता है। और विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? राज्यपाल। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? राज्यपाल दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर राज्यपाल का कार्यकाल होता है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी दोस्तों।
नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में कर दिया गया। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यकता है? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है दोस्तों? 25 वर्ष। और विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? कभी नहीं होता है दोस्तों विधान परिषद का विघटन, जैसे राज्यसभा का नहीं होता है उसी तरह विधान परिषद का भी नहीं होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों? 7 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं दोस्तों? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 30। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है दोस्तों? 30। भारत में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है दोस्तों? फ्रांस। भारत में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों? राज्यपाल। देखिए उच्च है, ये उच्चतम नहीं है, उच्चतम रहता तो उच्चतम यानी सर्वोच्च होता तो राष्ट्रपति, ये है राज्यपाल दोस्तों। उच्च न्यायालय का मतलब वह राज्य में उच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट दोस्तों, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? संसद को है दोस्तों, संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आचरण पर बहस की जा सकती है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों ऑप्शन में। उच्च न्यायालय ये राज्य का है तो संसद में नहीं होगा, लोकसभा में भी विधानसभा में भी नहीं होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु में सही है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दोस्तों। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में, ये दोस्तों गलत है, बाकी सब सही है। नवसृजित उच्च न्यायालय क्या है? तेलंगाना है दोस्तों, बिल्कुल नया बना है तेलंगाना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए, अच्छा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 74वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन द्वारा 61वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 51वां संविधान संशोधन द्वारा। मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों? 51वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया है? डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया? डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? 86वां संविधान संशोधन।
और नेक्स्ट पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 97वां। संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों 97वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? दोस्तों 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो वेग सदिश राशि। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि देखिए दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है और संवेग भी सदिश राशि है और उसके बाद कोणीय वेग भी दोस्तों सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान ये सदिश राशि नहीं है दोस्तों। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या है दोस्तों? अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग ये सभी सदिश राशि है। यहाँ थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि यहाँ पे है दोस्तों वेग। ये द्रव्यमान, समय, लंबाई ये अदिश राशि है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। कार्य का भी जूल ही होता है दोस्तों। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है ये देख लीजिए आप। हर्ट्ज होता है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक। हर्ट्ज ये ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हर्ट्ज ही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है? त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण समान होती है दोस्तों। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल, अचर और वेग चर हो रहते हैं। याद रखिए, चाल, अचर और वेग चर होते हैं दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर वह परिवर्तित रहता है घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर वह परिवर्तित रहता है दोस्तों घनत्व। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। जल में तैरना संभव है न्यूटन की गति के किस नियम के कारण? तृतीय गति के नियम के कारण जल में तैरना संभव है दोस्तों न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के तल का पलायन वेग होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चाबी गतिज भरी, देखिए चाबी गतिज भरी ऊर्जा घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होती है। झूला तो दोलन झूलती का कोई क्या आवर्तकाल लड़की अगर खड़ा हो जाए, देखिए दोस्तों झूला अगर झूल रही है और उस पर दोस्तों एक लड़की खड़ा हो जाता है तो क्या होगा उसका दोलनकाल या आवर्तकाल पर? तो आवर्तकाल दोस्तों कम हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा एरर है दोस्तों टाइपिंग में। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? तो बढ़ता है दोस्तों। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है दोस्तों। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अस्थायी घनत्व के कारण। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है दोस्तों? अस्थायी घनत्व के कारण झुक जाता है। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा दोस्तों? वो परिवर्तित रहेगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है दोस्तों। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव के कारण। किसी वस्तु का ताप किसकी सूचक होती है दोस्तों? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप किसकी सूचक होती है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होती है सेल्सियस स्केल पर, इसका 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन पर दोस्तों 310 कितनी होती है? केल्विन पर 310 होती है दोस्तों, 310 केल्विन होती है।
नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होती है? तो उसका आयतन पहले घटती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है माइनस से अगर हम आएंगे दोस्तों, पहले आयतन उसका घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों इसका आयतन घटता है। अधिकतम क्या दोस्तों? न्यूनतम होता है आयतन, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, फिर इसके बाद दोस्तों बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा दोस्तों। न्यूनतम घनत्व संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है तो उस झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगी दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो याद रखिए, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है दोस्तों। बिल्कुल, क्वथनांक अधिक ताप पर, क्वथनांक ये दाब के कारण होता है दोस्तों। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक अधिक होता है, इसीलिए वो खाना पकता है। याद रखें, ऑप्शन के अनुसार ए नंबर होगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होती है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होती है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों सबसे अधिक होती है। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? बढ़ेगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है विकिरण से। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है दोस्तों, विकिरण से रोका जा सकता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है दोस्तों? पारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किसका? किरचॉफ का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है दोस्तों किरचॉफ का, यह नियम है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों? याद रखिएगा, यह आश्रित्व जल ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में दोस्तों, अधिकतम होती है ध्वनि की चाल। डेसिबल देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग होता है ताप के बढ़ने से बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से बढ़ता है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है दोस्तों? स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य पुरुषों से अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? तो स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य पुरुषों से अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है दोस्तों श्रव्य, और वो श्रव्य 20,000 से अधिक। वो श्रव्य दोस्तों देखिए दोस्तों, वो श्रव्य होती है 20 से कम, वो श्रव्य होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। वो श्रव्य होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है वो श्रव्य तरंग, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा जो होगा उसे कहेंगे प्राश्रव्य तरंग। याद रखिए दोस्तों, श्रव्य तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य तरंग, और प्रकाश जबकि अनुप्रस्थ तरंग है। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों नाविकों द्वारा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रावर्तन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों? प्रावर्तन। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है दोस्तों अनुनाद का। याद रखिए, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। राडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग के प्रावर्तन पर। राडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? रेडियो तरंगों का प्रावर्तन पर। नेक्स्ट दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है क्या? अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है दोस्तों। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है।
नहीं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों निर्वात में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो याद रखिए, प्रकाश तरंग जो होती है दोस्तों वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ए और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ए और सी दोनों हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ए और सी, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है वो परिवर्तित होती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है दोस्तों वो परिवर्तित। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों? परिकिरण के कारण। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? परिकिरण के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है दोस्तों? धूलकण है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है दोस्तों? लाल। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा दोस्तों हरा। कितने कोण यदि एक पर प्रतिबिंब रखे व्यक्ति है दिखेंगे तो बीच समतल खड़ा दर्पण हो तब जो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए 5 होगा। 60 डिग्री का बनेगा तो 5, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 360/60 होती है दोस्तों। अगर ये सम आ जाएगा तो एक घट जाता है, याद रखिएगा। सम आएगा, विषम आएगा तो नहीं घटेगा। इसको कटाएंगे दोस्तों 6 के 36, ये 6 सम है ना दोस्तों, इवन है, तो इसमें एक घटा देंगे यानी 5 प्रतिबिंब बनेगी। इसका मतलब 5 प्रतिबिंब क्या है? इसका मतलब देखिए, कोण यहाँ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं किया। कितने कोण यदि एक पर, देखिए कितने कोण बनेंगे यदि एक प्रतिबिंब रखे व्यक्ति दिखेंगे कितनी 60 डिग्री कोण पर। 60 डिग्री कोण पर अगर वो देखेंगे तो कितने कोण बनेंगे दोस्तों? समतल दर्पण पर तो याद रखिए 5 बनेंगे। अभी जस्ट बताए हैं दोस्तों 60 डिग्री का कोण बनेगा तो। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 0.75 मीटर। 1.5 लंबे व्यक्ति को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई की आधा कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आधा होना चाहिए, 0.75 मीटर। दूर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। मायोपिया में अवतल दर्पण दोस्तों, और याद रखिए हाइपरमाइटोपिया में उद्दर्पण नहीं, लेंस याद रखिए, लेंस दोस्तों। तड़ी चालक बनाए जाते हैं तांबे के, तड़ी चालक तांबे के। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 74 और सिंबल हो 74 दोस्तों, सिंबल होता है W दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी दोस्तों, सिल्वर, Ag का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों सिल्वर का 47, याद रखिएगा 47। फ्यूज तार की विशेषता होती है क्या? फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होती है। उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है दोस्तों? टीन और शीशे के मिश्र धातु से। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, शुष्क सेल होता है क्या? प्राथमिक सेल शुष्क सेल होता है, प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। जिंक Zn एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 30 जिंक का। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जस्तीकरण। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है दोस्तों, इन्वर्टर। नेक्स्ट है, घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? याद रखिए समानांतर क्रम में। घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं दोस्तों? समानांतर क्रम में लगे होते हैं, समानांतर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों, इस्पात के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, जबकि वो अस्थायी चुंबक नर्म लोहा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था कौन? ऑरेस्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था दोस्तों, याद रखिए ऑरेस्टेड ने किया था। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है क्या?
तो सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? फैराडे ने। वो अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं दोस्तों, वो अस्थायी चुंबक। वोल्टता को बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण क्या है? ट्रांसफार्मर। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है दोस्तों, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है क्या? संधारित्र कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? आवेशों का संचय करना। याद रखिएगा दोस्तों, संधारित्र जिसे कैपेसिटर कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है? आवेशों का संचय करना। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है दोस्तों? दोनों किनारों पर किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर दोस्तों। नेक्स्ट, नाभिकीय परमाणु का आकार होता है कितना? 10 टू दी पावर। परमाणु देखिए, नाभिकीय परमाणु के नाभिक का आकार 10 टू दी पावर -15 मीटर, जबकि दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10 टू दी पावर -10 मीटर होती है। नेक्स्ट वही यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों? नाभिकीय 10 टू दी पावर 13 रिएक्टरों में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? नियंत्रित क्या होती है दोस्तों? विखंडन द्वारा होती है। ये यूरेनियम का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। स्पष्ट क्वेश्चन नहीं किया था दोस्तों, थोड़ी सी एरर किया है टाइपिंग करने में। निम्नलिखित रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जिरकोनियम दोस्तों, ये बिल्कुल अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जिरकोनियम एक अनिवार्य है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित के रूप में दोस्तों कैडमियम क्षार का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है दोस्तों? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छी दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल खान सर का है तो क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही दोस्तों, लेकिन इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? ये जर्मेनियम का दोस्तों प्रयोग किस में किया जाता है? ट्रांजिस्टर में, जर्मेनियम में, अर्धचालक। नेक्स्ट, लेजर किरणें होती है, केवल एक रंग की होती है दोस्तों लेजर किरणें। नेक्स्ट, सौर सेल बनाए जाते हैं क्या? सौर सेल तो याद रखिएगा सिलिकॉन और गैलियम के बनाए जाते हैं। सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन और गैलियम के। सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। नेक्स्ट, स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक। स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है दोस्तों? हाइड्रोलिक का। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सापेक्षता देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, जबकि दोस्तों जल का घनत्व मापा जाएगा हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राम बेल ने दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? तो वर्नर वान ब्रीन दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल का जनक है, वर्नर वान ब्रीन। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरित करता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में डायनमो रूपांतरित करती है। याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाई जाती है? तो जल दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस में जल H2O। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था, जबकि 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन है। गैस वास्तविक जैसा व्यवहार गैस किन परिस्थितियों में करती है दोस्तों? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। गैस वास्तविक जैसा व्यवहार किन परिस्थितियों में करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, निम्न दाब एवं उच्च दाब में करती है। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण है वायु। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है क्या? इमल्सन का उदाहरण है दोस्तों, पायस या इमल्सन का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट, एक मोल में देखिए दोस्तों, इमल्सन वही पायस हुआ। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट, NTP पर 22 ग्राम CO का आयतन होगा कितना? तो 11.2 लीटर।
CO है दोस्तों, CO2। NT पर है दोस्तों 22.4 होगा, ये गलती है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा 22.4 बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कण है दोस्तों? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी मौलिक कण हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों इसमें निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और दोस्तों परमाणु संख्या ये आपस में बराबर होती है। और याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान, एटॉमिक वेट। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है दोस्तों। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें, गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग। नेक्स्ट है क्या? देखिए G01601611 क्या दोस्तों? G0160161017 को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी गलत लिखा गया दोस्तों। समस्थानिक का मतलब ये हुआ समान स्थान होगा जिसकी दोस्तों परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या दोस्तों बराबर होगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोस्तों अलग अलग होगी, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक ये है क्वेश्चन, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। संभारिक उत्पन्न होते हैं दोस्तों बीटा किरण के उत्सर्जन से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है दोस्तों? अवकरण। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों अम्ल। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक क्षारीय घोल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच होता है दोस्तों 7.0। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों, 7 शुद्ध जल। उदासीन होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है? सोना का संचारण नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है? तो सोना का नहीं होता है। उष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। उष्माशोषी प्रतिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। किसी अभिक्रिया का वेग क्या अभिक्रिया के प्रगति के साथ घटता है? किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रगति के साथ घटता है दोस्तों, प्रगति के साथ घटता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन कौन किया था दोस्तों? मोसले ने किया था। यहाँ मोरले लिखा है दोस्तों, मोसले। याद, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले किया था। मोसले के अनुसार दोस्तों ये क्या है? एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर है दोस्तों, जबकि मेंडलीव जो किए थे ये परमाणु द्रव्यमान पर किए थे दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है, वही एटॉमिक नंबर है दोस्तों। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है क्या? एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सोना का लैटिन नाम ओरम होता है दोस्तों, Au, और इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 79। सोना का एटॉमिक नंबर 79 होती है दोस्तों। नेक्स्ट, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है दोस्तों? आघात वर्धनीयता। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है? आघात वर्धनीयता। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि दोस्तों। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? सिनेबार। पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट दोस्तों लोहा का अयस्क है। लोहा का एटॉमिक नंबर कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा लोहा का एटॉमिक नंबर 26 होती है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता और निकेल का।
तांबा, जस्ता और निकेल का जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तांबा कॉपर होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु होता है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है दोस्तों पीतल। और लोहे पर जंग लगना उदाहरण है क्या? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण में दोस्तों प्लस चार्ज होता है, अवकरण में निगेटिव चार्ज होता है। अवकरण एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जबकि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है दोस्तों। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस वस्तु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा। कॉपर 29 एटॉमिक नंबर होती है दोस्तों Cu का। क्या है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा। सोने, देखिए दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट, Na2 होगा दोस्तों, यहाँ नहीं लिखा है। Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोवन सोडा है। जबकि दोस्तों ये जो है NaHCO3 इंटू 10H2O, ये होती है दोस्तों बेकिंग सोडा, जिसे खाने की सोडा कहते हैं। धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, जबकि बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा होती है दोस्तों NaHCO3 इंटू 10H2O, NaHCO3 इंटू 10H2O। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 दोस्तों इंटू 10H2O होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? स्ट्रांसियम और ब्रोमीन, स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं दोस्तों? स्ट्रांसियम और बेरियम। नीले थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होती है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O दोस्तों, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है दोस्तों? तो याद रखिए, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, साधारण कांच सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का। क्या? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है दोस्तों सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला होती है दोस्तों NH2 नहीं, यहाँ पर चलता है दोस्तों NH2CONH2, यूरिया का होता है, या फिर CONH2 का होल 2। देखिए दोस्तों, NH2CONH2 या फिर CONH2 का होल 2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट, समावयवी यौगिक के भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुण में। क्या? समावयवी भौतिक भिन्नता प्रदर्शित करती है दोस्तों, भौतिक गुण में करती है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है दोस्तों मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः रहता है दोस्तों मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या? मीथेन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों लेड टेट्राइथाइल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है लेड टेट्राइथाइल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। निम्नलिखित में से किस जंतु में क्या अमृतत्व का गुण पाया जाता है? अमीबा में। निम्नलिखित में से किस जंतु में अमृतत्व का गुण पाया जाता है दोस्तों? अमीबा में। पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है दोस्तों यूग्लिना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है दोस्तों? तो याद रखिए, फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। शीत रक्त वाला प्राणी है क्या? तो याद है सर्प, मेढक, छिपकली। सर्प, मेढक, छिपकली, ये सभी दोस्तों शीत रक्त वाला प्राणी है। नेक्स्ट है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट, एम्फीबिया वर्ग के जंतु क्या है? तो जल एवं थल में पाए जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु जल एवं थल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है दोस्तों? चमगादड़। क्या निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है।
नेक्स्ट दोस्तों, डायनासोर थे क्या? तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। विषैले, देखिए विषैले सांप में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती है, लार ग्रंथियां। विषैले सांप होगा दोस्तों, विषैले सांप में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती है लार ग्रंथि में दोस्तों। पक्षियों की हड्डी होती है क्या? खोखली। पक्षियों की हड्डी होती है खोखली, याद रखिएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रिच। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव क्या है? नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव है दोस्तों, तो नीली व्हेल है। नेक्स्ट है स्तनियों। स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों, जो मनुष्य के कक्ष में होते हैं वही। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? बकरी में दोस्तों रक्त का तापमान सर्वाधिक पाई जाती है, अप्रॉक्सिमेट 39 डिग्री सेल्सियस। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है दोस्तों डॉल्फिन। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार है दोस्तों जीव द्रव्य। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है दोस्तों राइबोसोम। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों? ये सभी दोस्तों कोशिका भित्ति, लवक, रितिका। कोशिका भित्ति, लवक और रितिका ये सभी पाया जाता है दोस्तों पादप कोशिका में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? जल। जल 80% से अधिक सभी कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी काय को। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है दोस्तों? गोल्जी काय को। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। अनुवांशिकी परिवर्तित होता है दोस्तों क्रोमोसोम में, याद रखिए क्रोमोसोम में। समसूत्री विभाजन का फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? 2। समसूत्री विभाजन का फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? 2। क्या क्या होते हैं? जैसे होती है ना दोस्तों एक्स वाई, ये पुरुष में होता है और ये एक्स एक्स दोस्तों महिला में होती है। यहाँ से एक्स, अगर यहाँ से एक्स ले लिया जाए तो बर्थ बेबी क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा बर्थ बेबी दोस्तों गर्ल होगी। ये बिल्कुल 2 ही है ना, 1 और 2, 2 ही होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एक्स और वाई हो जाएगा तो बेबी क्या होगा दोस्तों? बॉय। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आनुवंशिकता का नियम। जीन अनुपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, जीन अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। जीन उपस्थित होते हैं, देखिए उपस्थित है, जीन उपस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में। राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या अनुपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं दोस्तों गुणसूत्र में, याद रखिएगा। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए का द्विकुंडल प्रणाली किसने दिया था दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा दोस्तों? पुरुष का Y एवं स्त्री का X। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र मिलने से, याद रखिएगा, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? X और Y। अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों, XX हो जाएगा तो क्या होगा? गर्ल। क्या है दोस्तों? शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोस्तों, और ये डिपेंड करता है किस पे दोस्तों? याद रखिए पुरुष के गुणसूत्र पर। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? याद रखिए H.G. खुराना ने। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों? सामने वाले चपटे दांत। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए का प्रमुख कार्य है दोस्तों अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवहन हेतु अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा वर्णनदाता, हेमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। ये सभी अनुवांशिक रोग होते हैं दोस्तों, यानी
पिता को होगा तो बच्चे को भी होगा ये रोग। नेक्स्ट, हेमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए खून का बहना बंद नहीं होता है हेमोफीलिया में। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो वसीय। ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है दोस्तों? वसीय। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है दोस्तों? रक्त। निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? तो लिम्फ, हड्डियां और रक्त। लिम्फ, हड्डियां और रक्त। नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तो रक्त याद रखिएगा संयोजी ऊतक होता है रक्त। मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? रेखिक ऊतक। मनुष्य शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो रेखिक ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए रेखित ऊतक पाए जाते हैं। संकुचन या संकुचनशील ऊतक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों पेशी ऊतक। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाने जाते हैं पेशी ऊतक। चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है दोस्तों तंत्रिका ऊतक। चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है तंत्रिका ऊतक। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बस यहीं पे दोस्तों पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ये पूरी क्लास नोट्स जो ये जो सजेशन दिए थे दोस्तों खान सर, सभी को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों कंप्लीट कर दिए हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोगों के लिए दोस्तों हम बहुत ही जल्द एक सरप्राइज लाने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ये चैनल नाम से दोस्तों नोट्स बनेगी पर डे और आप लोगों को मिलते रहेगी दोस्तों। पर डे करंट अफेयर्स भी बनेगी और मंथली भी बनेगी, 6 मंथली भी बनेगी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।